युद्ध का आरंभ। अब हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से सिख सेना और अंग्रेजों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। नवंबर 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने लुधियाना के निकटवर्ती दो गांवों पर अचानक अधिकार कर लिया और ये दोनों गांव सिख राज्य के अधिकार में थे और अंग्रेजों ने इन गांवों पर अधिकार करते समय ये तर्क दिया था कि इन गांवों में ब्रिटिश सरकार के अपराधी छिपे हुए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए हमें सैनिक कार्रवाई करनी है। और इसके तुरंत बाद गवर्नर जनरल हॉर्डिंग भी सतलज की तरफ बढ़ने लगा और 7-8 दिसंबर को हॉर्डिंग ने मेरठ, अंबाला आदि स्थानों में तैनात अंग्रेजी सेना को फिरोजपुर पहुंचने के आदेश दे दिए और अंग्रेजी सेना की इन गतिविधियों ने सिख सेना को भी उत्तेजित कर दिया। और इस संदर्भ में कनिंघम ने लिखा है कि यदि सिख सेनाओं ने अंग्रेजों की सैनिक तैयारी न देखी होती तो लाल सिंह और तेज सिंह जैसे नेताओं के बहकावे में न आती। और लाल सिंह इस समय सिख राज्य का वजीर और तेज सिंह सेनापति था और ये दोनों नेता अंग्रेजों की राय से काम कर रहे थे और दोनों ही सिख सेना को परास्त करवाना चाहते थे ताकि बाद में अंग्रेजों की सहायता से वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा कर सके। और 12 दिसंबर को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और हॉर्डिंग ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी और इसके साथ ही सतलज को पार करके सिख सेना अपने ही क्षेत्र में रही। उसने अंग्रेजों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। इससे अंग्रेज लेखकों की ये बात गलत सिद्ध हो जाती है कि सिखों ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, इसीलिए अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ा। कैंपबेल ने लिखा है कि इतिहास में यह लिखा हुआ है कि सिख सेना ने हम पर आक्रमण करने के संकल्प के साथ ब्रिटिश क्षेत्र पर आक्रमण किया, परंतु अधिकांश व्यक्तियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने न तो हमारी सीमावर्ती सामनियों पर आक्रमण किया और न ही हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने केवल नदी पार करके अपनी ही सीमा में अपना अड्डा जमाया था। और गवर्नर जनरल हॉर्डिंग के एक मित्र रॉबर्ट एन कस्ट ने अंग्रेजों की कार्रवाई को पंजाब के स्वतंत्र राज्य पर पहला आक्रमण बताया था। सिखों और अंग्रेजों के मध्य पहली टक्कर 18 दिसंबर 1845 के दिन फिरोजपुर के निकट मुदकी नामक स्थान पर हुई और इसमें सिख सेना के अगले दस्ते के 2000 सैनिकों ने ही भाग लिया था। सिख सेना को पीछे हटना पड़ा, परंतु उन्होंने अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया और अंग्रेजों को भी मालूम हो गया कि रणजीत सिंह जिस प्रशिक्षित सेना को छोड़कर गया है उसे पराजित करना इतना आसान नहीं है। और 21 दिसंबर को फिरोजशाह नामक स्थान पर दूसरा युद्ध लड़ा गया और सिखों ने अंग्रेजों के आक्रमण को विफल बना दिया। उनके तोपखाने ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए और अंग्रेजों को अपनी पराजय का पूरा विश्वास हो गया था, परंतु लाल सिंह ने सिख सेना का साथ नहीं दिया और पीछे हटती हुई अंग्रेज सेना का पीछा करने के स्थान पर लाल सिंह सेना सहित युद्ध मैदान से वापस लौट गया। इस प्रकार से जीता हुआ युद्ध जो था वो पराजय में बदल गया। इस संदर्भ में मेलिसन ने लिखा है कि फिरोजशाह का युद्ध अंग्रेजों ने हारने के बाद जीता था और इस समय अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका गोला बारूद भी समाप्त हो चुका था और यदि सिख सेना को इसी समय युद्ध का आदेश दिया गया होता तो अंग्रेजों की पराजय निश्चित हो जाती, परंतु विश्वासघाती नेताओं ने उन्हें इतना समय दे दिया कि वे लोग गोला बारूद इकट्ठा नहीं करके अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना सके। फिर भी 21 जनवरी 1846 को दोनों पक्षों के मध्य अलीवाल बदूवाल नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की पराजय हुई और तेज सिंह ने अवसर का लाभ नहीं उठाया और सिख सेना को पीछे हटा लिया और 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सोबराय नामक स्थान पर अंतिम युद्ध लड़ा गया जिसमें सिख सेना की पराजय हुई और इससे अंग्रेजी सेना का सम्मान भी बच गया। और 13 फरवरी को अंग्रेजी सेना ने सतलज को पार किया और 20 फरवरी को लाहौर पर उसका कब्जा हो गया और सिखों को विवश होकर संधि करनी। लाहौर की संधि। अब हम लाहौर की संधि जो उसका अध्ययन करते हैं कि आखिर इसके अंदर दोनों पक्षों के मध्य क्या क्या शर्तें तय की गई थी। 9 मार्च 1846 ईस्वी को दोनों शक्तियों के मध्य लाहौर की संधि संपन्न हुई और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा दलीप सिंह को गवर्नर जनरल के शिविर में लाया गया और इसी संधि के अंतर्गत कुछ बातें तय की गई। जैसे पहली बात थी कि पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया और वे प्रदेश कंपनी के सुपुर्द कर दिए जाएं। दूसरी बात, सतलज एवं व्यास नदी के बीच का जलंधर, दोआब तथा इससे स्थित सभी किलों पर से महाराजा दलीप सिंह ने अपना अधिकार हटा लिया है और इस पर कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए। तीसरी बात थी कि पंजाब राज्य पर 1.5 करोड़ रुपया युद्ध का हर्जाना थोप दिया गया और पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया है और 1 करोड़ के बदले में हजारा और कश्मीर के प्रदेश कंपनी को दे दिए हैं। चौथी बात थी
कि सिख सेना की संख्या को निश्चित कर दिया गया है और पंजाब राज्य के लिए 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक से अधिक सेना रखने का प्रतिबंध लगा दिया और युद्ध के दौरान सिखों ने कंपनी की जो तोपें छीन ली थी उन्हें वापस लौटा दिया और पंजाब के तोप खाने को भी लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि अब वो अपनी इच्छा से सैनिकों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते थे और न ही अपने अस्त्र और शस्त्र जो वो बढ़ा सकते थे। पांचवी बात आती है कि दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को उसका वजीर बना दिया गया। इसके अलावा छठी बात थी कि पंजाब राज्य ने कंपनी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपियन अथवा अमेरिकन को अपनी सेवा में न रखने का वचन भी दिया। सातवां बिंदु था कि कंपनी की सेना को स्वतंत्रतापूर्वक पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में आने और जाने की स्वीकृति दी गई और पंजाब दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त करने की बात मान ली गई और सर हेनरी लॉरेंस को इस पद पर नियुक्त किया गया और कंपनी ने पंजाब के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार से ये लाहौर की संधि जो है दोनों के मध्य तय की गई थी। अक्टूबर 1846 ईस्वी में कंपनी ने कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र को डोगरा सरदार गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया और इस प्रकार से विश्वासघाती गुलाब सिंह को उसकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत भी किया गया और उसे एक विशाल प्रदेश का शासक भी बना दिया गया। इससे वजीर लाल सिंह को ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उसने कश्मीर के गवर्नर इमामुद्दीन को गुलाब सिंह के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया और कंपनी ने अपनी सेना भेजकर इमामुद्दीन के विद्रोह को कुचल दिया और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इस विद्रोह को भड़काने में लाल सिंह का हाथ था, तो कंपनी ने उसे वजीर पद से हटा दिया और इस घटना से सिख सरदारों ने सोचा कि यदि अंग्रेज पंजाब से हट गए तो पंजाब में पुनः अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए 15 दिसंबर 1846 को एक आम दरबार में सिखों ने यह तय किया कि महाराजा दलीप सिंह के बड़े होने तक शासन सत्ता के समस्त अधिकार अंग्रेज रेजिडेंट को सौंप दिए जाए, ताकि उसके अनुसार कंपनी से प्रार्थना की गई कि वे लाहौर की संधि में पर्याप्त संशोधन करें। नेक्स्ट आता है भैरोवाल की संधि कि सिख सरदारों के अनुरोध पर 30 दिसंबर 1846 को पंजाब राज्य पर कंपनी के मध्य नई संधि हो गई, जिसे भैरोवाल की संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे लाहौर की दूसरी संधि के नाम से भी पुकारते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या शर्तें तय की गई थी कि महाराजा दलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब राज्य का शासन एक परिषद को सौंपना तय किया गया। अंग्रेज रेजिडेंट को परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसे परिषद के 8 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया और रानी जिंदल को प्रशासन से बिल्कुल वंचित कर दिया गया और कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया और इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपया वार्षिक कंपनी को देना तय किया। नेक्स्ट आती है कि इसके परिणाम क्या निकले थे कि सिखों के लिए प्रथम सिख युद्ध के परिणाम बड़े ही घातक सिद्ध हुए और लाहौर की संधि के अनुसार सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि उसके अधिकार से निकल गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी आय का एक बहुत बड़ा साधन और आबादी का हिस्सा खो देना पड़ा और अंग्रेजों ने जम्मू और कश्मीर में एक पृथक डोगरा राज्य स्थापित करके रणजीत सिंह के विशाल साम्राज्य को छिन भिन करने के लिए मार्ग खोल दिया और रणजीत सिंह द्वारा निर्मित विशाल सिख सेना को अत्यधिक सीमित करके उसे कमजोर बना दिया गया और लाहौर दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट को नियुक्त करके पंजाब राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को भी लिमिटेड कर दिया गया और भैरोवाल की संधि ने इस समिति या राजनीतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया और पंजाब की वास्तविक सत्ता अब अंग्रेजों के हाथों में आ गई और पंजाब अंग्रेजी सेना के नियंत्रण में आ गया और पंजाब में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व भी अब अंग्रेजी सेना ने ले लिया। वस्तुतः भैरोवाल की संधि से पंजाब का सैनिक और असैनिक शासन कंपनी के हाथों में पूरी तरह से आ गया। यदि कंपनी चाहती तो संपूर्ण पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी, परंतु गवर्नर जनरल हॉर्डिंग इस समय पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के विरुद्ध था। इसीलिए वह पंजाब को धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहता था और कुछ समय के लिए पंजाब का स्थान या शासन स्थानीय सरदारों एवं ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से चलाने के पक्ष में रहा था। तो इस प्रकार से ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें कि सिखों ने अपने क्षेत्र का बहुत हिस्सा जो था वो अंग्रेजों को देना पड़ा था।